नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका काल दास्तान में। कैसे हैं आप सब? कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक लड़की जो पूरी तरह परिवार पर भरोसा करके अपनी शादी के लिए तैयार हो जाती है। कुंडली मैच, रोमांटिक लेटर्स, स्काइप पर मुस्कुराता दूल्हा, सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन शादी के दिन मंडप में पहुंचकर जो राज खुलता है वो किसी का भी रोंगटे खड़े कर देगा। क्या वो दूल्हा सचमुच वैसा था जैसा दिख रहा था, या कुछ ऐसा जो परंपरा के नाम पर छुपाया गया एक भयानक सच था? क्या ये बंधन मौत से भी आगे जाता है? क्या परंपरा का ये बंधन अमर हो जाता है? अब तक की सबसे खौफनाक अरेंज्ड मैरिज हॉरर स्टोरी सुनने के लिए तैयार रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में अपनी राय बताएं। मैं अमिता हूँ, 22 साल की, और आज भी जब मैं उस शाम को याद करती हूँ तो मेरी हथेलियाँ ठंडी हो जाती हैं, जैसे कोई पुरानी ठंडक मेरी रगों में उतर आई हो। मेरा बचपन मध्यम वर्गीय घर में बीता, जहाँ सुबह की पहली किरण के साथ माँ की इलायची वाली चाय की महक रसोई से पूरे घर में फैल जाती थी, और शाम को पापा की पुरानी फोटो एल्बम की पीली पन्नियाँ छूने पर उंगलियों को धूल और यादों की नमी एक साथ महसूस होती थी। बाहर की दुनिया में मैं पूरी तरह आधुनिक थी। कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य पढ़ती, कॉफी शॉप में फ्रेंड्स के साथ घंटों बैठकर डिस्कशन करती, इंस्टाग्राम पर अपनी ट्रैवल फोटोज पोस्ट करती। लेकिन घर के अंदर, जहाँ दीवारें सदियों पुरानी परंपराओं से सनी हुई थीं, वहाँ मैं पूरी तरह अपनी माँ की बिटिया थी, पापा की लाडली थी, और उस परिवार की बेटी थी जिसकी जड़ें उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में गहरी थीं, जहां शादी का मतलब सिर्फ 2 लोगों का मिलना नहीं, बल्कि 2 खानदानों का एक हो जाना होता है। मैंने देखा था अपने बड़े भाई को, फिर अपनी 2 बड़ी बहनों को। तीनों की शादियां अरेंज्ड थीं, लेकिन वे शादियां वैसी नहीं थीं जैसी लोग अक्सर सोचते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई रोना धोना नहीं। माँ पापा हमेशा कहते थे कि आखिरी फैसला सिर्फ हमारा होगा, हम हाँ कहें या ना, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। फिर भी जब मेरे भाई ने अपनी पत्नी को पहली बार घर लाया तो दोनों की आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ सच्चे साथी में नजर आती है। मेरी बड़ी बहन ने शादी के बाद फोन पर कहा था, अम्मा पापा ने सचमुच जादू कर दिया दीदी। छोटी बहन ने तो शादी के 6 महीने बाद ही मुझसे कहा था कि उसे लगता है जैसे वह अपने पिछले जन्म से ही उस घर में रह रही हो। इन सबको देख देख कर मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि प्यार की तलाश में मैं खुद भाग दौड़ नहीं करूंगी। माँ पापा मुझे जानते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरी हर छोटी बड़ी इच्छा को समझते हैं। वे ही मेरे लिए वो साथी चुनेंगे जो मेरी आत्मा का हिस्सा बनेगा। पश्चिमी किताबों में पढ़े हुए रोमांस और बॉलीवुड के ड्रामे मेरे मन में थे, लेकिन दिल के किसी कोने में मुझे यकीन था कि परंपरा का रास्ता मेरे लिए भी उतना ही सुंदर होगा जितना मेरे भाई बहनों के लिए था। उस शाम भी घर में वैसी ही शांति थी। मैं रसोई में बैठी थी, पुरानी लकड़ी की मेज पर किताब खोले, लेकिन पढ़ नहीं रही थी। बाहर बरामदे में पापा अखबार पढ़ रहे थे और उनकी पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज रसोई तक आ रही थी। माँ ने चाय बनाई थी, इलायची, अदरक और दूध की वो गाढ़ी महक जो हर बार मुझे बचपन की याद दिलाती है। मैंने चाय का कप हाथ में लिया ही था कि माँ अचानक रसोई में घुस आई। उनका चेहरा लाल था, आंखें दियों जैसी चमक रही थीं, जैसे कोई पुरानी खुशी उनके अंदर से फिर जाग उठी हो। उन्होंने मेरी दोनों हथेलियां अपने हाथों में ले ली। उनकी उंगलियां गर्म थीं, हल्की हल्की पसीने से नम, और उस स्पर्श में माँ की सदियों पुरानी ममता थी जो मुझे हमेशा सुरक्षित महसूस कराती थी। अमिता बेटिया आ बैठ। उनकी आवाज में उत्साह था, लेकिन हल्का सा कंपन भी, जैसे कोई बड़ी खबर बताने से पहले दिल धड़क रहा हो। मैंने कप नीचे रखा, दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? उन्होंने हंसकर मेरा माथा चूमा। अरे पागल, कुछ गलत नहीं है, बहुत अच्छी खबर है। उन्होंने मेरी हथेलियां और कसकर पकड़ी, आंखों में वो चमक और गहरी हो गई। बिटिया, मैंने तुम्हारा रिश्ता ढूंढ लिया है।
उस पल मेरा दिल गले तक आ गया। क्या सांस अटक गई। मैंने सोचा था कि यह दिन आएगा। माँ पापा ने पिछले साल से ही कहना शुरू कर दिया था कि वे मेरे लिए योग्य लड़का ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब वह पल सचमुच आया तो मेरे शरीर में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। खुशी, डर या दोनों का मिश्रण। मैंने उनकी आंखों में देखा, वो आंखें जो मुझे बचपन से कभी नहीं धोखा देती थी। माँ, सच? मेरी आवाज़ खुद को भी फुसफुसाहट लगी। उन्होंने सिर हिलाया, मुस्कान और चौड़ी हो गई। हाँ बिटिया, सब कुछ परफेक्ट है। फिर उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, हर छोटी बड़ी बात, इतनी विस्तार से कि लगता था जैसे वे महीनों से इस पल की तैयारी कर रही हों। लड़के का नाम मधु था, 26 साल का, MIT से इंजीनियरिंग की डिग्री, अमेरिका में ही नौकरी, लेकिन परिवार भारत से ही जुड़ा हुआ। तुम जानती हो ना आंटी चंदा और अंकल राज को? मैंने सिर हिलाया। वे माँ पापा के पुराने दोस्त थे, भारत से। बचपन में मैंने उन्हें 2-3 बार देखा था। वो हमेशा मेरे लिए मिठाई लाते थे और मुझे बिटिया कहकर पुकारते थे। माँ ने बताया कि पिछले कई महीनों से दोनों परिवारों में गुप्त बातचीत चल रही थी। फोन पर घंटों बातें, कुंडलियां मिलाई गईं, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, सब कुछ एकदम मैच। जीवन के लक्ष्य, दोनों को यात्रा करना पसंद, दोनों को परिवार से प्यार, दोनों को 2 बच्चे चाहिए, एक लड़का और एक लड़की। सब कुछ वैसा ही जैसा हम चाहते थे बिटिया। वो लड़का बहुत होशियार है, बहुत संस्कारी और इतना सुंदर कि देखते ही तुम्हारा दिल जीत लेगा। मैं चुपचाप सुनती रही। मेरे मन में एक तस्वीर बन रही थी, कोई अनजान लेकिन परिचित सा लड़का जो मेरे सपनों में कहीं पहले से ही रहता हो। माँ ने अपनी पर्स से एक फोटो निकाली। देखो, मैंने फोटो हाथ में लिया। उसमें मधु मोटरसाइकिल पर खड़ा था, हेलमेट बांह के नीचे दबाए, बाल हवा में उड़े हुए और वो टेढ़ी मुस्कान, नाक के पास हल्की सी झुर्री, लेकिन इतनी आकर्षक कि लगता था जैसे वो मुस्कान सिर्फ मेरे लिए ही है। उसकी आंखें गहरी भूरी, कंधे चौड़े, शरीर एथलेटिक। मैंने फोटो को देखते हुए महसूस किया कि मेरा गला सूख रहा है, गाल गर्म हो रहे हैं। दिल की धड़कन अब कानों में गूंज रही थी। कैसा लग रहा है? माँ ने पूछा। मैंने बस सिर हिलाया, बोल नहीं पाई। उस रात मैंने फोटो को अपने तकिए के नीचे रख लिया। नींद आने में देर लगी। सपनों में मैं मोटरसाइकिल पर उसके पीछे बैठी थी। हवा मेरे बाल उड़ा रही थी और वो पीछे मुड़कर मुझे वही टेढ़ी मुस्कान दे रहा था। 3 दिन बाद पहली स्काइप कॉल हुई। माँ पापा ने सारा सिस्टम तैयार किया। लिविंग रूम में सोफे पर मैं बैठी, कैमरा ठीक किया, लाइट्स जलाई। स्क्रीन पर जब मधु दिखा तो मेरी सांस अटक गई। वो अपने माता पिता के बीच बैठा था। आंटी चंदा और अंकल राज पारंपरिक कपड़ों में, साड़ी और कुर्ता पायजामा, माथे पर चंदन का तिलक। मधु ने सफेद शर्ट पहनी थी, लेकिन उसकी आंखें स्क्रीन के पार सीधे मेरी आंखों में झांक रही थीं। नमस्ते। उसकी आवाज गहरी, शांत लेकिन गर्म। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मेरा चेहरा लाल हो गया, जीभ अटक गई। मैंने कभी किसी लड़के के सामने इतनी शर्मिंदगी नहीं महसूस की थी। माँ पापा दोनों तरफ से बातें कर रहे थे, कुंडली, परिवार, भविष्य की योजनाएं। लेकिन मधु ने अचानक मुझे सीधे संबोधित किया। अमिता, तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है? मैंने हकलाते हुए बताया, द अल्केमिस्ट। वो मुस्कुराया। मुझे भी। पाओलो कोएल्हो की वो लाइन, जब तुम कुछ सिंसियरली चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है। फिर उसने पूछा, ऊंचाई से डर लगता है? मैंने हाँ कहा। वो हंसा, मुझे भी, लेकिन फिर भी मैं माउंटेन ट्रैकिंग जाता हूँ, शायद साथ में हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ सकें। उसकी बातें इतनी नर्म, इतनी धैर्य भरी थीं कि मेरा सारा शर्म धीरे धीरे पिघलने लगा। मैंने भी उससे पूछा उसका फेवरेट फोटो प्रोजेक्ट, उसकी यात्राओं की कहानियां। वो बोलता रहा और हर शब्द में मुझे लगा जैसे हम पहले से जानते हों। कॉल खत्म होने तक मेरे गालों पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी गुदगुदी। माँ पापा ने स्क्रीन बंद की तो पापा ने आगे बढ़कर मेरे गाल थपथपाए। उनकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन स्पर्श में प्यार था। वह अच्छा लड़का है बिटिया, तुम खुश रहोगी। मैंने सिर हिलाया। हाँ पापा,
लगता है सब ठीक होगा। लेकिन उस रात जब घर में सब सो गए, मैं बिस्तर पर लेटी रही। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की पीली रोशनी थी। मधु की फोटो मेरे हाथ में थी। उसकी टेढ़ी मुस्कान अब भी सुंदर लग रही थी, लेकिन कहीं गहरे, बहुत गहरे में मेरे मन की किसी अंधेरी कोठरी में एक हल्का सा संदेह जाग उठा, जैसे कोई मीठी खुशबू के नीचे बहुत दूर से आती हुई सड़ांध की हल्की सी गंध। जैसे ये सारी खुशी, ये सारा उत्साह, ये सारा विश्वास किसी पुरानी, सदियों पुरानी परंपरा का मीठा जहर हो, जो धीरे धीरे मेरी नसों में उतर रहा हो। मैंने फोटो को सीने से लगा लिया और आंखें बंद कर लीं। लेकिन नींद आने से पहले आखिरी विचार यही था, क्या यह खुशी सचमुच मेरी है या सिर्फ उस नकाब की है जिसके पीछे कोई सड़ता हुआ चेहरा मुस्कुरा रहा है। मैंने खुद को समझाया कि यह बस घबराहट है, शादी के पहले हर लड़की को होती है। माँ ने कहा था ना, सब परफेक्ट है, कुंडली मैच, परिवार मैच, सपने मैच। फिर भी रात के अंधेरे में जब पंखे की हवा मेरे चेहरे पर पड़ी तो मुझे लगा जैसे कोई ठंडी उंगली मेरी रीढ़ पर फिसल गई हो। मैंने तकिए को कसकर पकड़ा और फुसफुसाया, सब ठीक होगा। लेकिन शब्दों के साथ ही मेरे मन में वो टेढ़ी मुस्कान फिर से तैर गई, और इस बार वो मुस्कान थोड़ी ज्यादा लंबी लगी, थोड़ी ज्यादा स्थिर, जैसे वो मुस्कान किसी ऐसी चीज की हो जो अब कभी नहीं हिलेगी। अगले कुछ दिन बीते तो सब कुछ और तेज हो गया। माँ रोज नई नई बातें बताती, मधु का बचपन, उसकी फोटोग्राफी की पहली ट्रिप, उसकी माँ की बीमारी के दौरान उसका ख्याल रखना। हर बात सुनकर मुझे लगता कि हाँ, यही वो लड़का है जिसके साथ मैं बुढ़ापे तक हाथ पकड़कर चल सकती हूँ। लेकिन हर रात जब अकेले होती, वो हल्का सा संदेह फिर लौट आता, जैसे कोई पुरानी कहानी जो सुनने में मीठी लगती है लेकिन अंत में जहर छोड़ जाती है। मैंने खुद से कहा, यह परंपरा है अमिता, तुम्हारे भाई बहन खुश हैं, तुम भी खुश रहोगी। लेकिन मन के किसी कोने में, बहुत गहरे में, जहाँ रोशनी नहीं पहुँचती, एक फुसफुसाहट सुनाई देती। पर क्या होगा अगर यह परंपरा का जहर पहले ही तुम्हारी नसों में घुल चुका हो। मैंने फोटो को फिर से देखा, मोटरसाइकिल, हेलमेट, टेढ़ी मुस्कान, सब कुछ वैसा ही। लेकिन अब मुझे लगा जैसे उस मुस्कान के पीछे आंखों में एक छाया हो, बहुत हल्की, बहुत दूर की, लेकिन मौजूद। मैंने फोटो को किताब के अंदर रख दिया और लाइट बंद कर दी। अंधेरे में पंखे की आवाज और मेरी अपनी सांसें ही बची थीं। और उस अंधेरे में पहली बार मुझे लगा कि शादी का यह रास्ता सिर्फ रोशनी की ओर नहीं, बल्कि किसी गहरे, स्याह, सड़ते हुए अंधेरे की ओर भी जाता है, जहाँ परंपरा का मीठा जहर धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाने वाला है। मैं अमिता हूँ, और उस शाम के बाद से हर पल, हर सांस में मुझे लगता है कि मैंने वो जहर पी लिया है, जिसका स्वाद अभी मीठा है, लेकिन असर आने में थोड़ा समय लगेगा, बहुत थोड़ा समय। मैं अमिता हूँ, और उस स्काइप कॉल के बाद के दिनों में मेरे दिल की धड़कनें अभी भी उसकी आवाज़ की गूंज से भरी हुई थीं, जैसे कोई मीठी लहर बार बार किनारे से टकरा रही हो, लेकिन हर बार पीछे छोड़ जाती हो एक हल्की सी ठंडक। वीडियो कॉल्स अचानक बंद हो गए। एक शाम फोन पर आंटी चंदा की हंसी भरी आवाज आई, अरे बेटिया, अब और वीडियो मत करो, दुल्हन को खराब नहीं करना चाहते हम। शादी के पहले चेहरा देख लेना तो रोमांस कहाँ रहा। उनकी बात पर माँ हंस पड़ी। पापा ने भी सिर हिलाया और मैंने भी मुस्कुराकर हाँ कह दिया। लेकिन अंदर कहीं एक छोटा सा सवाल उठा, क्यों अचानक, क्यों इतनी जल्दी? फिर भी मैंने खुद को समझाया कि यह तो परंपरा है, शादी से पहले दूल्हे दुल्हन को ज्यादा न देखना, ताकि मिलन की मिठास बनी रहे। उसके बाद संवाद सिर्फ हैंड राइटन लेटर्स और ईमेल्स तक सीमित हो गए। पहला लेटर जब आया तो मैंने उसे अपने कमरे में बंद करके खोला। कागज पर उसकी लिखावट साफ, थोड़ी झुकी हुई, जैसे कोई पुरानी किताब से उतारी गई हो। शब्द काव्य जैसे थे। अमिता, कल शाम सूरज डूबते वक्त मैंने एक तस्वीर ली थी। लाल नारंगी आकाश में एक अकेला पक्षी उड़ रहा था और मुझे लगा जैसे वह तुझे ढूंढ रहा हो। मैं सोचता हूँ कि जब हम साथ होंगे तो ऐसे ही
सूरज डूबते देखेंगे, तेरे हाथ मेरे हाथ में, और दुनिया की सारी खामोशी सिर्फ हमारे लिए होगी। मैंने पत्र को सीने से लगाया। कागज की महक में हल्की सी स्याही और दूर की मिट्टी की खुशबू थी, और मेरी आंखें नम हो गईं। उसके बाद ईमेल आए, लंबे, विस्तार से भरे, जहां वह अपनी यात्राओं की कहानियां लिखता, फोटोग्राफी के सपने बताता, और अंत में लिखता, तुम मेरी होने वाली पत्नी हो अमिता, और मैं हर पल तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ। मैं रातों को उन पत्रों को बार बार पढ़ती, हर शब्द को अपने मन में उतारती और सोचती कि कितना भाग्यशाली हूँ मैं, जिसे इतना संवेदनशील साथी मिल रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे कोई अदृश्य स्याही बदल रही हो, पत्रों का स्वर बदलने लगा। एक लेटर में वह अचानक बहुत औपचारिक हो जाता। प्रिय अमिता जी, आशा है आप स्वस्थ होंगी। हमारी शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? और अगले ही में अत्यधिक घनिष्ठ, लगभग कब्जा करने वाला, तुम मेरी हो अमिता, सिर्फ मेरी, कोई और तुम्हें छू भी नहीं सकता, चाहे वह कितना भी करीब क्यों ना हो। कुछ वाक्य तो से लगते जैसे कहीं से कॉपी किए गए हों, दोहराए गए हों, जैसे कोई पुरानी चिट्ठी का हिस्सा हो जिसे नया रूप दिया गया हो। मैंने एक रात माँ को बताया, जब वह रसोई में बर्तन साफ कर रही थी। माँ, मधु के पत्र कभी बहुत ठंडे लगते हैं, कभी इतने पजेसिव कि डर लगता है। माँ ने चम्मच रखा, मेरी ओर मुड़ी और हंसकर मेरे गाल पर हाथ फेरा। अरे पागल बिटिया, पुरुष लिखने में कितने खराब होते हैं। तुम्हारे पापा आज भी लव लेटर लिखते हैं तो पढ़कर हंसी आती है। चिंता मत करो, जब वह यहाँ आएगा तो वही पुराना मधु होगा जो स्काइप पर मुस्कुराता था। उनकी बातें सुनकर मैंने सिर हिलाया, लेकिन अंदर वो हल्की सी सड़ांध वाली खुशबू फिर से उठी, जैसे कागज के पीछे कहीं से आ रही हो, बहुत दूर से लेकिन बढ़ती हुई। फिर एक आधी रात का वो गुप्त कॉल आया। घर में सब सो चुके थे, सिर्फ मेरे कमरे में मोबाइल की स्क्रीन की नीली रोशनी थी। फोन बज उठा, नंबर अननोन, लेकिन मैं जानती थी। मैंने फुसफुसा कर उठाया, अमिता। उसकी आवाज अब पहले से अलग थी, गंभीर, गहरी, इंटेंस, जैसे कोई पुराना वादा याद दिला रहा हो। यह फैसला सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए। हमारे माता पिता ने बहुत कुछ तय कर दिया, लेकिन अगर तुम अब भी ना कहना चाहो तो मैं समझ जाऊंगा, कोई दबाव नहीं। उसकी सांसें स्क्रीन के पार भी सुनाई दे रही थीं, धीमी लेकिन भारी। मेरे दिल में एक तूफान उठा, डर, प्यार, संदेह, सब मिलकर। मैंने आंखें बंद की और फुसफुसाया, मैं चाहती हूँ यह, मैं तुम्हें चाहती हूँ। वो क्षण भर चुप रहा, फिर उसकी आवाज में एक गर्माहट आई, तो ये हम दोनों का फैसला है। हम दोनों मुस्कुराए। स्क्रीन पर उसका चेहरा, वही गहरी भूरी आंखें, वही टेढ़ी मुस्कान, और मैंने सोचा कि शायद यही आखिरी बार है जब मैं उसके जीवित चेहरे को इस तरह देख पा रही हूँ। लेकिन उस पल तो सिर्फ खुशी थी, सिर्फ भरोसा था। कॉल कटने के बाद मैंने फोन सीने से लगाया और आंखों में आंसू थे, खुशी के, उम्मीद के। लेकिन जब मैं लेटी तो अंधेरे में वो मुस्कान फिर तैर गई, और इस बार उसे देखकर मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ी, जैसे कोई चेतावनी हो जो मैं समझ नहीं पा रही थी। उसके बाद सब कुछ तेजी से बदलने लगा। शादी से ठीक एक हफ्ते पहले आंटी चंदा भारत से आ गई। एयरपोर्ट से जब वे घर आईं तो मैं दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने मुझे देखते ही दोनों हाथ फैलाए और इतने जोर से गले लगाया कि मेरी सांस अटक गई। उनकी साड़ी में हल्की अगरबत्ती और दालचीनी की महक थी, और उनका स्पर्श इतना ममता भरा कि लगा जैसे मेरी अपनी माँ का ही एक और रूप हो। मेरी बेटिया, मेरी बहू। उन्होंने मेरे बालों को सहलाया, मेरे माथे को चूमा, और आंखों में आंसू थे। तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे मधु का बचपन वापस आ गया हो। फिर उन्होंने अपनी सूटकेस खोली और लाल साड़ी का बॉर्डर निकाला, सोने का जरी काम, इतना नाजुक कि उंगलियों से छूते ही दिल धड़क उठता। हम दोनों बैठकर उसे सिलने लगे। उनकी उंगलियां सुई में धागा डालते हुए कांप रही थीं, लेकिन मुस्कान कभी नहीं रुकी। ये साड़ी मधु की दादी की थी, अब तुम पहनोगी। फूल चुनने के लिए हम बाजार गए। मोगरा, गुलाब, चमेली। उन्होंने हर फूल को सूंघा, मेरे बालों में लगाया और कहा,
इनकी महक में तुम दोनों का मिलन खुशबूदार होगा। वे मेरी हर छोटी मदद करती, रात को मेरे साथ बैठकर कहानियां सुनाती, और मैं सोचती कि कितनी भाग्यशाली हूँ जिसकी सास इतनी प्यारी है। माँ पापा भी खुश थे, घर में हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन कहीं गहरे में हर रात सोने से पहले मुझे लगता कि यह सब कुछ बहुत तेज, बहुत परफेक्ट है, जैसे कोई तस्वीर जो बाहर से सुंदर हो लेकिन कैनवास के पीछे से स्याह रंग रिस रहा हो। फिर एक शाम जब शादी में सिर्फ 3 दिन बाकी थे, आंटी चंदा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। आओ बिटिया, मधु की पुरानी फोटो एल्बम देखें। कमरे में हल्की सी अगरबत्ती जल रही थी, धुआं ऊपर उठ रहा था और एल्बम की पुरानी चमड़े की कवर ठंडी और खुरदुरी थी। हम फर्श पर बैठ गए। पहली पन्ना खुली, मधु 3 साल का, माँ की गोद में, मुस्कुराता हुआ, छोटे छोटे दांत। आंटी चंदा की आंखें नम हो गईं। इतना प्यारा था ना। फिर पन्ने पलटते गए, स्कूल यूनिफॉर्म में, साइकिल पर, कॉलेज में, फिर MIT की ग्रेजुएशन में। हर फोटो के साथ वे कुछ ना कुछ कहती। यहाँ उसे बुखार था, मैं रात भर जागी थी। ये फोटो उसने खुद ली थी हिमालय में। और अंत में आखिरी फोटो, मधु मोटरसाइकिल पर, हेलमेट बांह के नीचे दबाए, वही टेढ़ी मुस्कान, बाल हवा में। उसे देखते ही मेरे दिल में वो पुरानी गुदगुदी लौट आई। लेकिन आंटी चंदा अचानक चुप हो गईं। उनकी सांसें तेज हो गईं। उन्होंने मेरी हथेली पकड़ ली, पहले हल्के से, फिर इतने जोर से कि मेरी हड्डियां चटकने लगीं। दर्द की एक लहर हाथ से कंधे तक दौड़ गई। तुम उसकी अच्छी पत्नी बनोगी ना? वादा करो बिटिया। उनकी आवाज कांप रही थी। आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक अजीब सी जिद थी, जैसे कोई पुराना कर्ज वसूल कर रही हो। मैंने दर्द से चीखते हुए कहा, हाँ आंटी, हाँ वादा है। उन्होंने मेरी हथेली छोड़ी, लेकिन फिर एल्बम में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उनके कंधे हिल रहे थे, साड़ी का पल्लू भीग रहा था। मैं चुपचाप उठी, कमरे से बाहर निकली और अपने कमरे में आकर हाथ को देखा। लाल निशान बन गए थे, जैसे कोई अंगूठी का घाव। रात भर वो दर्द और वो पकड़ मेरे मन में घूमती रही। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर जब मैं गई तो आंटी चंदा पहले से ही बैठी थी। उन्होंने मुस्कुराकर मुझे देखा। आओ बिटिया, पराठे बनाए हैं तुम्हारे लिए, जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। उनकी आंखें साफ, मुस्कान सामान्य, आवाज में वही ममता। उन्होंने मेरे लिए चाय डाली, मेरे बालों में हाथ फेरा और माँ से बातें करने लगी। मैं चुपचाप बैठी रही, लेकिन अंदर एक अजीब एहसास बढ़ता जा रहा था, जैसे कोई ठंडी छाया मेरे चारों ओर लिपट रही हो। वो पकड़, वो रोना, वो वादा, यह सब सिर्फ माँ का दर्द नहीं था। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो शादी से पहले ही फंदा कस रहा था। मैंने कप उठाया, लेकिन स्वाद में एक कड़वाहट थी, जैसे कोई अदृश्य स्याही घुल गई हो। बाहर खम चमक रही थी, घर में हंसी की आवाजें आ रही थीं, लेकिन मेरे मन में एक फुसफुसाहट थी। मृत लोग या जो जल्द ही मरने वाले हैं, वे शादी से पहले ही अपनी पत्नी को बांध रहे हैं, उन्हें वादों में जकड़ रहे हैं, ताकि अगले जन्म में भी अकेले न रहना पड़े। मैं अमिता हूँ, और उस दिन से हर रात जब अकेली होती, मुझे लगता है कि पत्रों की वो अदृश्य स्याही अब मेरी नसों में घुल रही है। वो टेढ़ी मुस्कान अब सिर्फ फोटो में नहीं, बल्कि अंधेरे में भी तैरती है। और आंटी चंदा की वो पकड़, वो अब भी मेरे हाथ में महसूस होती है, जैसे कोई ठंडी उंगली मेरी आत्मा को पकड़े हुए हो। शादी नजदीक आ रही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि यह सिर्फ शुरुआत है। परंपरा का मीठा जहर अब मेरी रगों में दौड़ चुका है, और वो जहर मुझे बुला रहा है, एक ऐसे मिलन की ओर जहाँ दुल्हन और दूल्हा दोनों को साथ चलना होगा, चाहे एक जीवित हो या नहीं। मैंने खुद को आईने में देखा। लाल साड़ी का बॉर्डर मेरे कंधे पर था और फुसफुसाया, सब ठीक होगा। लेकिन शब्दों के साथ ही मेरे मन में एक और फुसफुसाहट आई, बहुत धीमी, बहुत पुरानी। वह अकेला नहीं चलेगा, तुम उसके साथ हो हमेशा। मैं अमिता हूँ। और उस सुबह जब शादी का दिन आया तो घर की हर दीवार, हर कोना मेहंदी की गाढ़ी हरी महक, चमेली की मीठी सुगंध
और एक अजीब सी डर की ठंडी छाया से भरा हुआ लग रहा था, जैसे कोई पुरानी परंपरा अपनी सांसें रोककर इंतजार कर रही हो कि अब क्या होने वाला है। सुबह 5 बजे से ही घर में स्त्रियों का हुजूम था। मेरी चाची, बुआ, मौसी, बहनें, पड़ोस की आंटियां सब मुझे गुड़िया की तरह इधर उधर घसीट रही थीं। मेरे हाथ पैरों पर मेहंदी लगाने के लिए, बालों में फूलों की माला बांधने के लिए, चेहरे पर मेकअप करने के लिए। और हर बार जब कोई मेरी ठोड़ी उठाकर कहती, अरे वाह कितनी सुंदर लग रही है हमारी दुल्हन, तो मैं मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन अंदर कहीं एक ठंडी गांठ बन रही थी जो धीरे धीरे फैलती जा रही थी। मेहंदी की महक इतनी तेज थी कि मेरी सांसें भारी हो रही थीं। हरी पेस्ट की ठंडक मेरी हथेलियों पर फैल रही थी और सूखते सूखते एक अजीब सी खुजली पैदा कर रही थी, जैसे मेरी त्वचा खुद को किसी बड़े रहस्य से बचाने की कोशिश कर रही हो। मेरी बड़ी बहन ने मेरे बालों में चमेली की लड़ी बांधी तो फूलों की महक इतनी मीठी थी कि पल भर के लिए मैं भूल गई सब कुछ। भूल गई उन पत्रों की बदलती स्याही को, भूल गई आंटी चंदा की उस रात वाली पकड़ को, भूल गई उस आखिरी स्काइप कॉल में मधु की गंभीर आवाज को, और बस आंखें बंद करके सोचा कि शायद यही वो पल है जिसके लिए मैं बरसों से तैयार हो रही थी। लेकिन जब वे सब मुझे लाल और स्वर्णिम साड़ी पहनाने लगीं, जब उन्होंने उस भारी जरी की साड़ी को मेरे कंधों पर लपेटा, जब ब्लाउज की पीठ पर हुक लगाए गए और घाघरा की झालर मेरे पैरों को छूने लगी, तो मैं आईने के सामने खड़ी हो गई। आईना पुराना था, लकड़ी का फ्रेम सुनहरा, और उसमें मेरी छवि देखकर मेरी सांस अटक गई। लाल साड़ी मेरे शरीर पर लहरा रही थी जैसे कोई ज्वाला। स्वर्णिम किनारी चमक रही थी, नाक में मोटी नथ, माथे पर मंगलसूत्र की लकीर और आंखों में वो काजल जो माँ ने खुद लगाया था। मैं इतनी सुंदर लग रही थी कि आंसू आ गए, खुशी के नहीं बल्कि एक अजीब से डर के, जैसे यह सौंदर्य किसी बड़े बलिदान से पहले का आखिरी रूप हो, जैसे यह साड़ी मुझे किसी ऐसी जगह ले जाने वाली हो जहां से वापसी नहीं होती। मैंने हाथ उठाकर आईने में अपनी छवि को छुआ, लेकिन उंगलियां कांप रही थीं और मेहंदी की हरी लकीरें अब भी नम थीं, जैसे वे खुद भी रो रही हों। लेकिन जल्द ही वो मीठी महक के नीचे से फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। शुरू में वे बहुत धीमी थीं, मेरे पीछे हाथों से मुंह ढककर। जब मैं किसी कमरे में घुसती तो बातें अचानक रुक जाती, आंखें नीची हो जाती और कोई एक दूसरे को दया भरी नजर से देख लेता। मेरी छोटी बहन जो हमेशा सबसे ज्यादा हंसती थी, अब चुप थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। चाची जो कल तक मेरे कान में मधु कितना अच्छा लड़का है कह रही थी, अब जब मैं पास से गुजरती तो वे अचानक खिड़की की ओर मुड़ जाती और कुछ भी नहीं बोलती। घर में उत्साह जो पहले दियों की तरह जल रहा था, अब धीरे धीरे मुरझा रहा था, जैसे कोई अदृश्य हवा उसे बुझा रही हो। मैंने कई बार कोशिश की कि पूछूं, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बन जाता। अरे बिटिया तैयार हो जा, देर हो रही है, या कुछ नहीं बस लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन वो दया भरी नजरें, वो आंखें बचाना, वो जबरन मुस्कुराहटें, ये सब मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सुई की तरह चुभ रहे थे। मैं महसूस कर रही थी कि कुछ बहुत बड़ा, बहुत भयानक छुपाया जा रहा है, और वो छुपाव मेरे चारों ओर एक जाल की तरह बुन रहा है। आखिरकार जब मैं और सहन नहीं कर पाई तो मैंने माँ को उनके बेडरूम में घसीट लिया, दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और उनकी दोनों कलाइयाँ पकड़ लीं। माँ अब बताओ सब क्या छुपा रहे हैं? हर कोई मुझे देखकर दया क्यों कर रहा है? बातें क्यों रुक जाती हैं जब मैं आती हूँ? मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन गुस्सा भी था। माँ ने आईने के सामने खड़े होकर लिपस्टिक ठीक की, अपनी उंगलियों से होठों पर हल्का सा रंग लगाया, आंखें मेरी तरफ नहीं उठाईं। कुछ नहीं बिटिया, बस लोग बातें कर रहे हैं, व्यर्थ की अफवाहें। उनकी आवाज बहुत हल्की थी, बहुत टालने वाली, लेकिन मैंने उनके कंधे पकड़कर उन्हें अपनी तरफ घुमाया। माँ झूठ मत बोलो, मुझे सब पता चल रहा है। क्या हुआ है? मधु के साथ कुछ तो है? माँ ने मेरी आंखों में देखा।
पल भर के लिए उनकी पुतलियां हिली, जैसे कोई पुराना दर्द उभर आया हो, लेकिन फिर उन्होंने मुस्कुराकर मेरे माथे पर हाथ फेरा। हुश, अब समय हो गया है, गाड़ी आ गई है, चलो देर मत करो। उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे बाहर धकेल दिया, लेकिन उनके स्पर्श में वो पुरानी ममता नहीं थी, बल्कि एक कांपता हुआ डर था जो उन्होंने मुझे भी दे दिया। लिमोजिन में मैं अकेली नहीं थी, लेकिन वो अकेलापन और भी गहरा था। सिर्फ मेरी 2 बड़ी बहनें साथ थीं, बाकी सारी ब्राइड्समेड्स, रिश्तेदार, दोस्त कोई नहीं। कार की सीटें चमकदार काली थीं, बाहर से सफेद फूलों की माला लगी हुई थी, लेकिन अंदर हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। बहनें खिड़की की तरफ देख रही थीं, हाथों में मोबाइल थे, लेकिन स्क्रीन ब्लैक थी। मैंने पूछा, तुम लोग जानती हो ना क्या हो रहा है? दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर नजरें झुका लीं। कोई जवाब नहीं। कार मंदिर की तरफ बढ़ रही थी और बाहर के गुब्बारे और फूलों की सजावट अब फीकी लग रही थी, जैसे हवा में कोई अशुभ तूफान आने वाला हो। पार्किंग लॉट में पहुंचकर मेरी सांस अटक गई। सिर्फ 4-5 गाड़ियां खड़ी थीं, बाकी जगह खाली पड़ी थी, जहां कल तक सैकड़ों कारें आनी थीं। फूलों के गुच्छे हवा में लहरा रहे थे, गुब्बारे आधे हवा निकलने से झुक गए थे, और कोई स्वागत करने वाला नहीं था। कोई शोर नहीं, कोई हंसी नहीं, सिर्फ एक अजीब सी सुनसान जो मेरे कान में फुसफुसा रही थी। कुछ गलत है, कुछ बहुत गलत। पापा मंदिर के गेट पर खड़े थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे रात भर नींद ना आई हो। आंखों के नीचे काले घेरे, होंठ सूखे हुए। उन्होंने मेरे हाथ को अपनी हथेली में लिया। उनकी उंगलियां ठंडी थीं, कांप रही थीं। बिटिया, चिंता मत करो, अपना कर्तव्य निभा दो, फिर सब खत्म हो जाएगा। उनकी आवाज में वो पुराना विश्वास नहीं था, बल्कि एक थका हुआ समर्पण था, जैसे वे खुद किसी बड़े बोझ के नीचे दबे हुए हों। मैंने उनके चेहरे को देखा। पापा प्लीज बताओ ना क्या हुआ है। लेकिन उन्होंने बस मेरे हाथ को कसकर पकड़ा और मुझे अंदर की ओर ले चले। उनके कदम भारी थे, हर कदम पर लग रहा था जैसे कोई अदृश्य वजन उन्हें खींच रहा हो। मंदिर के दरवाजे से अंदर घुसते ही हवा ने मुझे घेर लिया। पहले तो मीठी अगरबत्ती की महक आई, चंदन, कपूर, फूलों का मिश्रण, लेकिन उसके ठीक नीचे बहुत गहरे में एक भयानक गंध थी जो मेरी नाक में चुभ गई। अनवॉश्ड टॉयलेट की सीलन, सड़े अंडे की तेज बदबू, कचरे की गलीज सड़ांध, ये सब मिलकर एक गाढ़ी चिपचिपी धुंध बन गई थी जो मेरे गले में उतर रही थी, मेरी सांसों को भारी कर रही थी, मेरी आंखों को जलाने लगी थी। मैंने खांसा, पापा के कंधे पर मुंह रखकर, लेकिन गंध और गाढ़ी होती गई। हर कदम के साथ वो महक मेरी जीभ पर चढ़ रही थी, जैसे कोई ग्रीसी चिकना पदार्थ हवा में घुला हो। मंदिर के अंदर रोशनी बहुत कम थी, सिर्फ कोनों में हल्के बल्ब जल रहे थे, लेकिन बीच में पवित्र अग्नि की लपटें सबसे तेज चमक रही थीं। उनकी लाल पीली ज्वाला दीवारों पर छाया डाल रही थी, और उन छायाओं में लग रहा था जैसे कोई अजीब आकार हिल रहे हों। मधु वहां बैठा था, पीठ मेरी तरफ, पूरी तरह स्थिर, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो। उसके कंधे न हिले, सिर न घुमा, हाथ न हिले। उसके चारों ओर कोई नहीं था, न उसके माता पिता, न कोई पुजारी, न कोई रिश्तेदार, सिर्फ वो अकेला। और वो भयानक गंध अब उसके आसपास सबसे ज्यादा घनी थी। मैंने एक कदम और बढ़ाया, और तभी एक मोटी काली मक्खी, चमकदार, भारी, जैसे कोई छोटा शैतान, उसके कंधे पर आकर बैठ गई। उसके पंख हिले नहीं, वो उड़ी नहीं, बस बैठी रही, जैसे वहां उसका घर हो। मैंने उसे देखा और मेरी सांस रुक गई। मक्खी ने अपना सिर घुमाया, जैसे मुझे देख रही हो, और फिर धीरे धीरे मधु की गर्दन की तरफ सरकने लगी। मैं अमिता हूँ, और उस पल, उस खाली मंदिर में, जहाँ सिर्फ अग्नि की लपटें बोल रही थीं और वो भयानक गंध मेरी आत्मा को घेर रही थी, मैंने महसूस किया कि वो फुसफुसाहटें अब मेरे अंदर आ चुकी हैं। मेहंदी की हरी लकीरें मेरी हथेलियों पर अब भी सूख रही थीं, लेकिन मेरे मन में एक नई लकीर बन रही थी, डर की, अंधेरे की, और एक ऐसी परंपरा की जो अब मुझे अपने गले में फंदा डाल रही थी। पापा का हाथ मेरे हाथ में था, लेकिन उसमें ताकत नहीं थी। मधु अभी भी नहीं हिला, और वो मक्खी
वो अब उसके कान के पास पहुंच चुकी थी, जैसे कोई गुप्त संदेश दे रही हो। मैं आगे बढ़ी, दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी और हर कदम के साथ मुझे लगा कि यह शादी नहीं बल्कि किसी बहुत पुराने, बहुत सड़े हुए वादे का अंत है, जिसे पूरा करने के लिए मैं यहाँ बुलाई गई हूँ। चाहे मैं जीवित रहूं या नहीं, मैं अमिता हूँ। और उस क्षण जब मैंने मंदिर के अंधेरे में एक कदम और आगे बढ़ाया तो मेरे पैरों के नीचे का फर्श जैसे पिघलने लगा। हर कदम के साथ वो भयानक गंध मेरी नाक में, मेरे गले में, मेरी छाती में उतरती जा रही थी, जैसे कोई जीवित सांस लेती हुई सरहद मुझे निगलने के लिए तैयार हो रही हो। पहले तो सिर्फ मीठी अगरबत्ती की परत थी, लेकिन उसके नीचे से उठ रही थी सड़ी हुई मांस की गंध, वो कच्चे गलते मांस की चिपचिपी बदबू जो गर्मियों में कूड़े के ढेर से निकलती है। उसके साथ मिली हुई सीवेज की नाली वाली तेज अम्लीय महक, और सबसे नीचे मौत की वो पुरानी गहरी चिकनी सड़ांध जो परफ्यूम और फूलों के तेल में घुलकर भी पूरी तरह छुप नहीं पा रही थी, बल्कि और ज्यादा भयानक हो गई थी, जैसे कोई शैतान ने खुद को मीठी खुशबू में लपेटकर मुझे बुलाया हो। मेरे पीछे पापा का हाथ अभी भी मेरी बांह पर था, लेकिन उनकी उंगलियां कांप रही थीं, उनकी सांसें छोटी छोटी और तेज हो रही थीं। और अचानक मैंने सुना एक सूखी खाली आवाज, जैसे कोई उल्टी करने की कोशिश कर रहा हो लेकिन पेट में कुछ ना हो। पापा ड्राई हीव कर रहे थे, उनका शरीर झुक रहा था, एक हाथ मुंह पर रखे, दूसरा मेरी बांह को कसकर पकड़े, लेकिन उनकी ताकत अब जाती हुई थी, जैसे वो भी इस गंध से लड़ रहे हों और हार रहे हों। मैंने उन्हें देखा, उनकी आंखें लाल हो रही थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन मैं रुकी नहीं, क्योंकि अब मेरे मन में एक अजीब सी जिद जाग उठी थी। मुझे देखना था, मुझे जानना था कि वो जो पीठ फेर कर बैठा है वो मेरा मधु है या कोई और। वो जो स्काइप पर मुस्कुराता था वही है या कोई भयानक मजाक है जो मेरे साथ खेला जा रहा है। मैंने पापा का हाथ झटक दिया, उनकी पिटिया मत वाली फुसफुसाहट को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ गई। हर कदम के साथ गंध और गाढ़ी होती गई। अब वो मेरी जीभ पर चढ़ रही थी, मेरी आंखों को जलाने लगी थी, मेरे बालों में समा रही थी, जैसे वो गंध मेरा हिस्सा बन रही हो, जैसे वो मुझे चिह्नित कर रही हो कि अब तुम भी इस सड़न का हिस्सा हो। मंदिर की दीवारें हिल रही थीं, या शायद मेरी नजर हिल रही थी। अग्नि की लपटें ऊपर उठ रही थीं और उनके प्रकाश में छायाएं नाच रही थीं, लेकिन बीच में वो मधु पूरी तरह स्थिर, जैसे कोई मूर्ति हो जिसे किसी ने जबरन वहां बिठाया हो। उसके कंधे न हिले, गर्दन न घूमी, हाथ घुटनों पर ऐसे पड़े जैसे लाखों साल से वहीं हो। मैंने आखिरी कदम बढ़ाया, अब वो मेरे बिल्कुल सामने था, सिर्फ 2 फुट की दूरी, और मैंने अपना हाथ बढ़ाया। मेरी मेहंदी वाली हथेली जो अभी भी हरी लकीरों से सजी थी उसके कंधे पर रख दी। स्पर्श पल भर में ही बता गया कि कुछ गलत है, बहुत गलत। कपड़े के ऊपर की परत ठंडी थी, लेकिन उसके नीचे की चीज नरम थी, बहुत नरम, जैसे कोई गीला सड़ा हुआ फल हो जो उंगलियों के दबाव से दब जाए। मैंने हल्का दबाव दिया और तभी उसका शरीर हिला। नहीं, वो खुद नहीं हिला, बल्कि मेरे स्पर्श से उसकी त्वचा सरक गई, जैसे कोई पुरानी चादर ढीली पड़ गई हो। मैंने उसे देखा, उसका चेहरा, वो चेहरा जो मैंने स्काइप पर देखा था, वो चेहरा जो फोटो में टेढ़ी मुस्कान के साथ मोटरसाइकिल पर मुस्कुरा रहा था, अब वहां नहीं था। उसकी जगह थी एक हरा पीला सड़ा हुआ मांस का नकाब, जहां त्वचा के बड़े बड़े टुकड़े लटक रहे थे, कहीं हरे रंग के, कहीं सफेद, कहीं काले धब्बे पड़े हुए, जैसे कोई जानवर उसे चबा चबा कर छोड़ गया हो। बाईं तरफ का आधा चेहरा तो पूरी तरह गल चुका था, सिर्फ हड्डी और पीली मांस की परत बची थी। जहां पहले आंख थी, अब वहां एक फूली हुई दूधिया सफेद गेंद थी जो अपनी जगह से बाहर झांक रही थी, जैसे किसी भी पल फट जाए और उसमें से कुछ गाढ़ा पीला तरल बह निकले। होंठ सूजे हुए थे, फटे हुए थे, उनमें से पीली काली लार जैसी चीज रिस रही थी, और दांत, वो पीले टूटे हुए दांत
बाहर निकले हुए थे, जैसे वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन मुस्कान सड़ चुकी हो। उसका पेट, भगवान, उसका पेट ब्लोटेड था, इतना फूला हुआ कि शादी का कुर्ता उस पर चढ़ ही नहीं पाया था। इसलिए उन्होंने कुर्ते को सामने से काट दिया था, चीरा लगा दिया था, और अब वो चीरा खुला हुआ था जहां से हल्का हल्का तरल रिस रहा था, चिपचिपा, गाढ़ा, बदबूदार, जो फर्श पर छोटी छोटी बूंदें बनाता हुआ गिर रहा था। उस तरल में छोटे छोटे सफेद कीड़े नाच रहे थे, और वो गंध सड़ी मांस की, पिघले हुए अंगों की, गैस से भरे पेट की अब मेरे मुंह में घुस रही थी, मेरे नथुनों में चिपक रही थी, मेरी आंखों से पानी बहा रही थी, और मक्खियां, वो मोटी काली मक्खियां उसके मुंह में घुस रही थीं, बाहर निकल रही थीं, उसके नाक के छेद में, आंखों की कोर में, जैसे वो उनका घर हो, जैसे वो उन्हें खाना दे रहा हो। एक मक्खी उसके मुड़े हुए होंठ पर बैठी, फिर धीरे से उसके मुंह के अंदर चली गई, और मैंने देखा कि उसके अंदर अंधेरा है, गहरा गीला अंधेरा जिसमें कुछ हिल रहा है। मेरा शरीर पीछे हट गया, मेरे हाथ मुंह पर चले गए, लेकिन चीख मेरे गले में ही अटक गई। सिर्फ एक सूखी फटी हुई सांस निकली। मेरे घुटने कांप रहे थे, दुनिया घूम रही थी, लेकिन मैं गिर नहीं पाई, क्योंकि उस पल अंकल राज आगे आए। उनका चेहरा सफेद, आंखें नम, हाथ कांपते हुए। उनकी आवाज कांप रही थी, जैसे हर शब्द को बाहर निकालने के लिए उन्हें जान लगानी पड़ रही हो। बिटिया, 3 हफ्ते पहले एक एक्सीडेंट हो गया। मधु अपनी मोटर बाइक पर था, ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। वो तुरंत, हमने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि शादी तय हो चुकी थी। हमने पत्र लिखते रहे, ईमेल भेजते रहे, ताकि तुम्हें पता न चले। हमने उसे रेफ्रिजरेटेड कूलर में बंद करके भेज दिया। आंटी ने कहा था कि मीट्स हैं, वेडिंग के लिए स्पेशल मीट्स। हमने सोचा सिर्फ एक प्रतीकात्मक समारोह, बस। उनके शब्द मेरे दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन समझ नहीं आ रहे थे। रेफ्रिजरेटेड कूलर, मीट्स, मधु, मेरा मधु, वो जो मुझे आई वॉन्ट यू कहता था, वो जो स्काइप पर धैर्य से मेरा जवाब इंतजार करता था, वो अब यहाँ इस सड़े हुए शरीर के रूप में। मैंने पीछे मुड़कर आंटी चंदा को देखा। वे खड़ी थीं, हाथ मरोड़ रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में पागलपन था, एक जुनूनी चमक, जैसे कोई माँ का दर्द अब पागलपन में बदल चुका हो। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, उनकी आवाज ऊंची, कांपती हुई, लेकिन दृढ़। तुमने वादा किया था कि तुम उसकी अच्छी पत्नी बनोगी। वह अगली दुनिया अकेला नहीं जा सकता। तुम उसके साथ हो अमिता, तुम उसकी पत्नी हो, तुम उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। मैंने चीखा, वो मर चुका है, वो मरा हुआ है। लेकिन मेरी आवाज इतनी कमजोर निकली कि खुद को भी सुनाई नहीं दी। आंटी चंदा ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, उनकी उंगलियां मुड़ी हुई थीं, जैसे मुझे पकड़ने के लिए तैयार। तुमने वादा किया था, वह अगली दुनिया अकेला नहीं चलेगा। तुम उसके साथ जलोगी, उसके साथ रहोगी। यह सिर्फ प्रतीकात्मक है, बस एक प्रतीक, लेकिन तुम उसकी पत्नी हो। पापा ने आगे बढ़कर कुछ कहा, उनकी आवाज टूट रही थी। यह सिर्फ सिंबॉलिक था, सिर्फ आंटी अंकल के लिए। हमने नहीं सोचा था कि, लेकिन उनके शब्द अधूरे रह गए, क्योंकि आंटी चंदा अब पूरी तरह पागल हो चुकी थीं। उनकी आंखें लाल, मुंह से झाग निकल रहा था, और वे चीख रही थीं, वह अकेला नहीं रहेगा, वह अकेला नहीं रहेगा। तुम उसकी पत्नी हो, तुम उसकी पत्नी हो। मैं पीछे हट रही थी, मेरे पैर फर्श पर फिसल रहे थे। वो तरल अब मेरी चप्पलों के नीचे था, चिपचिपा, गर्म, और हर कदम के साथ वो सड़ांध मेरे अंदर उतर रही थी, मेरे मन में घुस रही थी। मैं सोच रही थी, ये सपना है, ये कोई भयानक सपना है। मैं उठ जाऊंगी और मधु स्काइप पर मुस्कुरा रहा होगा, लेकिन नहीं, ये सच्चाई थी, ये मंदिर था, ये मेरी शादी थी, और मेरा दूल्हा मेरे सामने सड़ा हुआ बैठा था। मक्खियां उसके मुंह में नाच रही थीं, और उसके माता पिता मुझे बता रहे थे कि यह सब सिंबॉलिक है, जैसे मौत को भी परंपरा से सजाया जा सकता हो, जैसे सड़न को भी प्यार कहा जा सकता हो। मेरे मन में तूफान उठ रहा था, गुस्सा, घृणा, डर, विश्वासघात, सब मिलकर एक भयानक लहर बन गई थी जो मुझे निगल रही थी। मैंने सोचा,
अपने भाई बहनों की शादियों के बारे में, माँ पापा के वादों के बारे में, उस फोटो के बारे में जिसमें वो टेढ़ी मुस्कान थी, उस आखिरी कॉल के बारे में जिसमें उसने कहा था यह फैसला तुम्हारा है। और अब यह सड़ा हुआ शव, ये रेफ्रिजरेटेड कूलर में भेजा गया मीट, यह पत्र जो किसी मरे हुए आदमी ने नहीं लिखे थे, यह सब मेरे साथ किया गया धोखा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू गर्म थे, जलते हुए, जैसे मेरी आत्मा भी सड़ रही हो। आंटी चंदा अब मेरे करीब आ रही थीं, उनकी साड़ी फड़फड़ा रही थी, उनकी आंखें मुझे घूर रही थीं। वादा निभाओ अमिता, वह अकेला नहीं चलेगा, तुम उसके साथ होगे हमेशा। और उनके पीछे अंकल राज खड़े थे, सिर झुकाए, रो रहे थे, लेकिन कुछ नहीं कर रहे थे। पापा और माँ भी अब आगे आ गए थे, लेकिन उनकी चाल में डर था, जैसे वे भी इस सत्य से लड़ रहे हों और हार रहे हों। मैंने पीछे हटते हुए अग्नि की लपटों को महसूस किया। उनकी गर्मी मेरी पीठ को छू रही थी, लेकिन उस गर्मी में भी वो सड़ांध खुली हुई थी। मेरे मन में एक ही विचार घूम रहा था, यह दूल्हा नहीं उठेगा, यह कभी नहीं उठेगा। और अब यह मुझे भी अपने साथ खींच रहा है, परंपरा के नाम पर, वादे के नाम पर, अगली दुनिया के नाम पर। मैं अमिता हूँ, और उस पल मैंने महसूस किया कि मेरी शादी हो चुकी है, न सिर्फ कागजों पर, बल्कि मौत से, सड़न से, उस अंधेरे से जो अब कभी मुझे छोड़ने वाला नहीं था। मेरा हाथ अभी भी मुंह पर था, मेरी साड़ी अब गंध से भीगी हुई थी, मेहंदी की लकीरें अब काली लग रही थीं। और मधु, वो अभी भी नहीं उठा था, बस बैठा था, अपने सड़े हुए पेट के साथ, अपनी फूली हुई आंखों के साथ। और मक्खियां अभी भी उसके मुंह में आ जा रही थीं, जैसे कोई अनंत उत्सव मनाते हुए। मैं अमिता हूँ, और उस भयानक क्षण में जब मेरी उंगलियां मधु के कंधे से हटीं और उसकी लटकती त्वचा मेरी हथेली पर चिपक कर रह गई, तो मेरा पूरा शरीर जैसे किसी अदृश्य तूफान में उड़ गया। पैर पीछे सरकने लगे, घुटने कांपने लगे, और मेरे मुंह से एक सूखी फटी हुई चीख निकली जो गले में ही अटक गई, क्योंकि मेरी आंखों के सामने वो दृश्य था जो किसी भी जीवित इंसान की आत्मा को चीर सकता था। उसका हरा पीला चेहरा, फूली हुई दूधिया आंखें जो बाहर झांक रही थीं, और मुंह में खुसती निकलती मक्खियां, सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था, जैसे कोई पुरानी फिल्म बार बार दोहराई जा रही हो, और मैं पीछे हटते हुए बार बार चीख रही थी, वह मर चुका है, वह मर चुका है, उसे दाह संस्कार चाहिए, उसे जलाओ, उसे जलाओ। मेरी आवाज मंदिर की खाली दीवारों से टकराकर लौट रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। सिर्फ वो भयानक गंध मेरे नथुनों में और गहरी उतर रही थी, मेरी जीभ पर चढ़ रही थी, मेरी साड़ी के रेशों में समा रही थी, जैसे मौत खुद मुझे अपना दामन ओढ़ा रही हो। मेरे पैर फर्श पर फिसल रहे थे, उस चिपचिपे तरल पर जो उसके पेट से रिस रहा था, और हर कदम के साथ मेरे मन में एक तूफान उठ रहा था, विश्वासघात का, घृणा का, और एक गहरे काले डर का जो मेरी रीढ़ की हड्डी को बर्फ बना रहा था। क्योंकि ये मेरे माता पिता थे, ये मेरे परिवार थे, जिन्होंने मुझे बचपन से सिखाया था कि परंपरा प्यार है, कि अरेंज्ड शादी में भरोसा है। और अब वही परिवार मुझे इस सड़े हुए शव के साथ बांधने की कोशिश कर रहा था, जैसे मौत भी कोई रिश्ता हो जिसे निभाना जरूरी है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पापा का चेहरा सफेद था, माँ के हाथ मुंह पर थे, बहनें दीवार से सटी हुई थीं, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था, जैसे वे सब भी इस सत्य के नीचे दबे हुए हों, जैसे परंपरा का बोझ उनकी कमर तोड़ चुका हो। और तभी आंटी चंदा की आवाज फटी पड़ी, एक ऐसी चीख जो किसी माँ के दिल से निकलती है जब उसका इकलौता बच्चा उसकी गोद से छिन जाता है। लेकिन इस चीख में पागलपन था, जुनून था, एक ऐसी जिद थी जो मौत को भी चुनौती दे रही थी। तुम मेरे बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकती, तुमने वादा किया था, तुम उसकी अच्छी पत्नी बनोगी, वह अगली दुनिया अकेला नहीं जा सकता, तुम उसके साथ जलोगी अमिता, तुम उसके साथ रहोगी हमेशा के लिए। उनकी आंखें लाल हो रही थीं, मुंह से झाग निकल रहा था,
साड़ी का पल्लू फड़फड़ा रहा था और वे मेरी तरफ बढ़ीं। उनके कदम तेज थे, हाथ आगे बढ़े हुए थे, जैसे कोई शिकारी अपनी शिकार को पकड़ने के लिए दौड़ रहा हो। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरी साड़ी की झालर फर्श पर उलझ गई। मैं लड़खड़ा गई और उस पल उन्होंने मेरे बाल पकड़ लिए, मेरे लंबे चमेली की माला वाली बालों को मुट्ठी में भर लिया, इतने जोर से कि मेरी खोपड़ी में आग लग गई, जैसे हजारों सुइयां एक साथ चुभ गई हों। नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं चीखी, लेकिन उनकी पकड़ लोहे की तरह थी। उन्होंने मुझे घसीटना शुरू कर दिया। मेरे पैर फर्श पर खिसक रहे थे, मेरी साड़ी फट रही थी, मेहंदी वाली हथेलियां हवा में लहरा रही थीं और वे मुझे पवित्र अग्नि की ओर खींचे लिए जा रही थीं, उस लोहे के बर्तन की ओर जहां लपटें ऊपर उठ रही थीं, लाल पीली, भूखी, जैसे वे भी सदियों से इंतजार कर रही हों किसी दुल्हन के चेहरे को चाटने का। गर्मी मेरे चेहरे पर पड़ने लगी थी, पहले हल्की, फिर तेज, फिर जलती हुई, जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरी त्वचा को पकड़ रहा हो और उसे पिघलाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने सिर पीछे झुकाने की कोशिश की, लेकिन उनकी मुट्ठी और कस गई। मेरे बालों की जड़ें खींच रही थीं, दर्द की लहरें मेरे सिर से पैरों तक दौड़ रही थीं और मैं रो रही थी, चीख रही थी, लेकिन मेरी चीखें अब गले से नहीं बल्कि आत्मा से निकल रही थीं। लपटों की गर्मी अब मेरे माथे को छू रही थी, मेरे भौहों के बाल झुलस रहे थे और फिर मेरे बालों के छोर, वो लंबे काले बाल जो सुबह बहनों ने इतने प्यार से संवारे थे, अब जलने लगे थे, एक एक करके सुलग रहे थे। छोटी छोटी आग की लपटें उनमें दौड़ रही थीं और जलने की बदबू, वो कड़वी, तेज, केमिकल वाली बदबू जो जले हुए केशों से निकलती है, उस सड़ी हुई मौत की गंध के साथ मिल गई थी। एक ऐसा मिश्रण जो मेरी नाक में घुसकर मेरे दिमाग को सुन्न कर रहा था, जैसे मौत और आग दोनों मुझे अपना बना रही हों। मैंने हाथ पीछे करके उन्हें रोकने की कोशिश की, नाखून उनके हाथों में गड़े, लेकिन वे नहीं रुकी। उनकी ताकत 10 महिलाओं जितनी थी, जैसे शोक ने उनकी नसों में आग भर दी हो, जैसे कोई माँ का पागलपन उन्हें अमर ताकत दे रहा हो। तुम जलोगी उसके साथ, तुम उसके साथ अगली दुनिया जाओगी, वह अकेला नहीं रहेगा। वे चीख रही थीं, उनका मुंह मेरे कान के पास था, उनकी सांसें गर्म थीं, उनके आंसू मेरे गाल पर गिर रहे थे, लेकिन वो आंसू भी चलते हुए लग रहे थे। मेरे परिवार के लोग अब ट्रांस से बाहर आ रहे थे। पापा ने आगे बढ़कर उनकी बांह पकड़ी, माँ ने मेरी कमर से पकड़ने की कोशिश की, बहनें चीख रही थीं, अंकल राज रो रहे थे, लेकिन आंटी चंदा की पकड़ नहीं छूट रही थी। वे मुझे और कसकर घसीट रही थीं। मेरे चेहरे और अग्नि के बीच सिर्फ 1 फुट की दूरी रह गई थी। लपटें मेरी आंखों को चाट रही थीं, मेरी पलकें झुलस रही थीं और मैं सोच रही थी कि बस यही अंत है, यही मेरी शादी का अंत है। मैं जलकर राख हो जाऊंगी और वे मुझे उसी राख में मिला देंगे मधु के साथ। परंपरा के नाम पर, वादे के नाम पर, एक मरी हुई आत्मा को साथ देने के नाम पर। मेरे मन में फ्लैशबैक आ रहे थे, उस पहली स्काइप कॉल का, उस टेढ़ी मुस्कान का, उन पत्रों का जो अब किसी मरे हुए आदमी ने नहीं लिखे थे, माँ की सब ठीक होगा वाली बातों का। और अब यह पागल सास जो मुझे अपनी बेटी कहकर गले लगाती थी, अब मुझे आग में झोंक रही थी। संघर्ष और तेज हो गया। सब लोग अब उन्हें खींच रहे थे, पापा उनकी कमर से, माँ उनके हाथ से, बहनें उनके पल्लू से। चीखें, रोने की आवाजें, कपड़ों के फटने की आवाज और मेरी अपनी चीखें सब मिलकर मंदिर को भर रही थीं, लेकिन उनकी ताकत नहीं टूट रही थी। उनकी मुट्ठी मेरे बालों में और कस गई। मेरे सिर का एक बड़ा गुच्छा उनके हाथ में आ गया। खून की बूंदें मेरी गर्दन पर गिर रही थीं। दर्द अब इतना था कि मुझे लग रहा था मेरी खोपड़ी फट जाएगी। मैंने आंखें बंद कर लीं, बस प्रार्थना कर रही थी कि काश यह सपना हो, काश मैं उठ जाऊं और सब ठीक हो। लेकिन गर्मी असली थी, जलन असली थी और उनकी चीख, वह अकेला नहीं रहेगा, भी असली थी। और तभी उस भयानक खींचतान में किसी का कोहनी या घुटना या हाथ, किसी का भी उस भारी मेटल वेसल से टकरा गया
जिसके अंदर पवित्र अग्नि जल रही थी, सदियों से जल रही थी, परिवार की परंपरा का प्रतीक। वेसल पहले हिला, धीरे धीरे, जैसे कोई पुरानी मूर्ति सोच रही हो कि गिरना है या नहीं। फिर उसका संतुलन बिगड़ा, वह झुका और पूरी ताकत से फर्श पर गिर पड़ा। एक तेज भारी धमाका हुआ, लोहे की आवाज मंदिर में गूंजी और अग्नि की लपटें बाहर निकल आईं, चारों तरफ बिखर गईं, जैसे कोई भूखा जानवर अपनी जंजीर तोड़कर छूट गया हो। एक चिंगारी, सिर्फ एक छोटी सी भूखी चिंगारी, उड़कर सूखे गेंदे के हार पर गिरी, जो मेरे और मधु के मिलन के लिए सजाया गया था। वो पीला नारंगी फूल अब सूख चुके थे और वो चिंगारी जैसे इंतजार कर रही हो तुरंत पकड़ गई। पहले एक फूल सुलगा, फिर दूसरा, फिर पूरी माला आग की लकीर बन गई और आग फैलने लगी, फूलों पर, कपड़ों पर, फर्श पर बिछी हुई चादरों पर। असली शादी की शुरुआत हो चुकी थी। आंटी चंदा की पकड़ अभी भी मेरे बालों में थी, लेकिन अब उनकी आंखें चौड़ी हो गई थीं, जैसे उन्हें अचानक एहसास हुआ हो कि आग ने फैसला कर लिया है। लपटें उनकी साड़ी के किनारे तक पहुंच चुकी थीं, पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से। रेशम की साड़ी आग पकड़ रही थी, उसकी लपटें ऊपर उठ रही थीं, उनकी त्वचा को छू रही थीं, और मैंने महसूस किया कि अब उनकी मुट्ठी ढीली पड़ रही है। लेकिन आग पहले ही फैल चुकी थी, पहले ही अपना शिकार चुन चुकी थी। मैं अमिता हूँ, और उस पल जब आग की पहली लपट ने आंटी चंदा की साड़ी को चाटा, जब उनकी चीख गूंजी, न सिर्फ दर्द की बल्कि एक माँ के अंतिम प्यार और पागलपन की, तो मुझे लगा कि यह शादी सचमुच पूरी हो रही है, लेकिन न मेरे और मधु के बीच, बल्कि आग और मौत के बीच। और मैं अब भी जीवित थी, लेकिन कितनी देर तक, क्योंकि आग अब चारों तरफ फैल रही थी, गेंदे की मालाएं जल रही थीं, फूल जल रहे थे, और वो भयानक गंध अब जलती हुई मांस की गंध से मिलकर और भयानक हो गई थी। मैं पीछे हट रही थी, परिवार मुझे खींच रहा था, लेकिन मेरी आंखें आंटी चंदा पर थीं, जिनकी साड़ी अब पूरी तरह आग का रूप ले चुकी थी, और उनकी चीखें अब गहरी, गड़गड़ाती हुई निकल रही थीं, जैसे अगली दुनिया का दरवाजा खुल गया हो और वे अपने बेटे को बुला रही हों। मैं अमिता हूँ, और उस पल जब आंटी चंदा की साड़ी पहली बार सुलग उठी, तो समय जैसे रुक गया। लपटें उनकी कमर से ऊपर की ओर दौड़ने लगीं। रेशम की महीन साड़ी पहले पिघल रही थी, फिर चिपक रही थी उनकी त्वचा से, जैसे कोई जीवित मशाल बन गई हों वे। और उनकी चीख, भगवान, वो चीख मानवीय नहीं थी, वो एक गीली, गुर्राती, फुफकारती हुई आवाज थी जो उनके गले से निकल रही थी, जैसे आग उनके फेफड़ों तक पहुंच चुकी हो और अब उनकी सांसें भी जल रही हों। उनकी त्वचा बुलबुले बनाकर फूट रही थी, लाल काला हो रही थी, दरक रही थी, और वे घूम रही थीं, चक्कर काट रही थीं, हाथों को हवा में लहरा रही थीं, जैसे किसी अदृश्य शैतान से लड़ रही हों। लेकिन वो शैतान खुद उनकी अंदरूनी आग थी। वो माँ का दर्द था जो अब जलती हुई आग में बदल चुका था। उनकी चीखें गहरी होती गईं, गड़गड़ाती हुईं, जैसे कोई पुराना कुआं अंदर से फूट रहा हो। उनकी गर्दन पर चमड़ी झुलसकर काली पड़ रही थी, चेहरे पर बुलबुले फूट रहे थे, आंखें सफेद हो रही थीं, लेकिन फिर भी वे नहीं रुकीं। उनकी मुट्ठी अभी भी मेरे बालों में थी, लेकिन अब वो पकड़ ढीली पड़ रही थी, क्योंकि उनकी उंगलियां जल रही थीं, पिघल रही थीं, और मैं उनके चेहरे को देख रही थी, उस चेहरे को जो कल तक मुझे अपनी बेटी कहकर गले लगाती थी। अब वो चेहरा आग का था, पागलपन का था, और एक माँ के अंतिम प्यार का था। वे घूमती रहीं, 2-3 चक्कर, शरीर झुलसता हुआ, साड़ी की राख हवा में उड़ रही थी, और फिर उन्होंने एक आखिरी भयानक चीख मारी। वह अकेला नहीं रहेगा, और अपने पूरे जलते शरीर के साथ मधु के सड़े हुए शव पर कूद पड़ी। उस पल मंदिर नरक बन गया। मधु का फूला हुआ शरीर उनके वजन और आग की गर्मी से एक साथ फट पड़ा, जैसे कोई बहुत पुराना गैस से भरा फल दबाव में टूट गया हो। उसके पेट से एक तेज गीला फटने का शब्द आया। काला तरल फव्वारे की तरह बाहर निकला, गाढ़ा, चिपचिपा, बदबूदार, जिसमें सड़े अंगों के टुकड़े थे, कीड़े थे,
और वो तरल आंटी चंदा की जलती हुई त्वचा पर गिरा तो आग और भड़क उठी। गैस का एक बड़ा गुबार फूटा जो हवा में फैल गया। मीठी अगरबत्ती और सड़ी हुई मौत की गंध को और भयानक बना दिया। और लपटें अब हर तरफ फैल रही थीं, गेंदे की सूखी मालाओं पर, लकड़ी के खंभों पर, फर्श पर बिछी चादरों पर, मेरी साड़ी के किनारे तक। मंदिर की दीवारें चीख रही थीं, जैसे सदियों से इंतजार कर रही हों इस पल का। जैसे परंपरा का हर वादा, हर कुंडली, हर अच्छी पत्नी बनना वाला वचन अब आग में साकार हो रहा हो। आग का रोर इतना तेज था कि लग रहा था कोई प्राचीन राक्षस जाग उठा हो, सदियों से सोया हुआ अब अपनी भूख मिटा रहा हो। मेरा परिवार अब पूरी तरह जाग चुका था। पापा ने मेरी कमर से पकड़कर मुझे खींचा। माँ चीख रही थी, बेटिया भागो। बहनें मेरे हाथ पकड़े हुए थीं। अंकल राज रोते हुए आंटी चंदा की तरफ बढ़े, लेकिन आग ने उन्हें रोक दिया और हम भागे। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे, साड़ी फटी हुई, बाल आधे झुलसे हुए, लेकिन हम भागे मंदिर के दरवाजे की ओर। पीछे आग का वो गर्जन हमें पीछा कर रहा था, जैसे वो कह रहा हो, रुको, दुल्हन अभी नहीं गई, अभी शादी पूरी नहीं हुई। बाहर निकलते ही ठंडी हवा मेरे चेहरे पर पड़ी, लेकिन मेरी साड़ी अभी भी गर्म थी। मेरे बालों से धुआं निकल रहा था और पीछे मंदिर की खिड़कियों से लपटें बाहर झांक रही थीं, जैसे कोई जीवित जानवर हमें देख रहा हो। हम दूर खड़े होकर देखते रहे। आग घंटों तक जलती रही। फायर ब्रिगेड आई, पानी की बौछारें पड़ी, लेकिन आग नहीं मानी। वो जलती रही, लंबी, तेज, क्रूर, जैसे उसे किसी ने सदियों पहले ही आज्ञा दे रखी हो कि जब यह शादी हो तो पूरी तरह हो, बिना बचे किसी भी हिस्से को। मैं मलबे के बाहर खड़ी थी। मेरी लाल साड़ी अब फटी हुई, काली राख से सनी हुई, कंधे से नीचे लटक रही थी। मेरे बाल आधे जल चुके थे। उनकी जलन की बदबू अभी भी मेरी नाक में थी। वो कड़वी, मीठी कड़वी गंध जो कभी नहीं जाती, जो हर सांस के साथ मुझे याद दिलाती कि मैं आज जिंदा हूँ, लेकिन कितने करीब थी मौत से। मेरे चेहरे पर आंसू थे, लेकिन वो आंसू अब सिर्फ भय के नहीं थे। उनमें एक छोटी सी भयानक समझ भी थी, एक ऐसी समझ जो मेरी आत्मा को हिला रही थी। आंटी चंदा सिर्फ पागल नहीं थी, वे एक माँ थीं। वे सिर्फ चाहती थीं कि उनका बेटा अगली दुनिया में अकेला न रहे। वे जानती थीं कि मधु की मौत हो चुकी है, लेकिन परंपरा ने उन्हें सिखाया था कि शादी एक जन्म जन्मांतर का बंधन है, कि पत्नी बिना पति अधूरी है और पति बिना पत्नी अकेला। उन्होंने रेफ्रिजरेटेड कूलर में शव भेजा, पत्र लिखवाए, मुझे वादा दिलवाया, सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा दूसरे जन्म में भी किसी के हाथ थामे चले। उनकी वो पकड़, वो रोना, वो जिद, सब माँ के प्यार का रूप था, जो दर्द में पागलपन बन गया था, लेकिन प्यार था। और अब जब वे अपने बेटे पर कूद पड़ी थीं, तो शायद वे सोच रही थीं कि आखिरकार हम तीनों साथ हैं, माँ, बेटा और बहू, अगली दुनिया की राह पर। मैं खड़ी रही, आग की लपटों को देखती रही, और तभी मुझे लगा कि लपटों के बीच से दो आवाजें आ रही हैं, एक जिंदा, गर्म, मेरी अपनी जैसी, दूसरी ठंडी, सड़ी हुई, लेकिन दोनों एक साथ, एक ही लय में, ठीक उसी तरह जैसे उस आखिरी गुप्त कॉल में हमने कहा था, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट यू। पहली आवाज मेरी थी, खुशी भरी, शर्मीली। दूसरी मधु की थी, गंभीर, इंटेंस, लेकिन अब दोनों मिलकर गूंज रही थीं, लपटों में नाच रही थीं, जैसे आग खुद हमारा मंडप बन गई हो, जैसे अग्नि साक्षी बन गई हो हमारे मिलन की। मैंने कान लगाए, हवा में वो फुसफुसाहट साफ सुनाई दे रही थी, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट यू। बार बार, कभी तेज, कभी धीमी, लेकिन कभी रुकती नहीं। मेरी आंखें भर आईं, लेकिन अब आंसू डर के नहीं, एक अजीब सी मुक्ति के थे, डरावनी मुक्ति, क्योंकि मैं समझ गई थी कि यह शादी कभी खत्म नहीं होगी। मैं अमिता हूँ, और आज भी जब रात को अकेली होती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे बालों में अभी भी वो जलन है, मेरी साड़ी में वो राख है, और मेरे मन में वो दो आवाजें हैं जो कभी नहीं रुकेंगी। कुछ शादियाँ स्वर्ग में नहीं बनती, कुछ नरक में सील होती हैं।
कुछ वादे कागज पर नहीं, बल्कि आग और सड़न और माँ के आंसुओं में लिखे जाते हैं। और कुछ बंधन कभी नहीं टूटते, चाहे शरीर जल जाए, चाहे आत्मा चीखे, चाहे दुनिया कहे कि यह तो सिर्फ एक कहानी है। मधु अकेला नहीं चला, मैं उसके साथ हूँ, हमेशा।